अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान अदबी फोरम के अदबी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मंटो के 100 अफसाने। इस अफसानवी मजमुआ से सादत हसन मंटो का आज हम जो अफसाना लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका उन्वान है हामिद का बच्चा। तो आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो का अफसाना हामिद का बच्चा। लाहौर से बाबू हरगोपाल आए तो हामिद घर का रहा ना घाट का। उन्होंने आते ही हामिद से कहा, लो भाई फौरन एक टैक्सी का बंदोबस्त करो। हामिद ने कहा, आप जरा आराम कर लीजिए, इतना लंबा सफर तय करके यहाँ आए हैं, थकावट होगी। बाबू हरगोपाल अपनी धुन के पक्के थे। नहीं भाई, मुझे थकावट वावट नहीं, कुछ नहीं। मैं यहाँ सैर की गर्ज से आया हूँ, आराम करने नहीं आया। बड़ी मुश्किल से 10 दिन निकाले हैं। ये 10 दिन तुम मेरे हो, जो मैं कहूँगा तुम्हें मानना होगा। मैं अब के अय्याशी की इंतहा कर देना चाहता हूँ, सोडा मंगवाओ। हामिद ने बहुत मना किया कि देखिए बाबू हरगोपाल, सुबह सवेरे मत शुरू कीजिए, मगर वो ना माने। बक्स खोलकर जॉनी वॉकर की बोतल निकाली और उसे खोलना शुरू कर दिया। सोडा नहीं मंगवाते तो लाओ, थोड़ा सा पानी लाओ। क्या पानी भी नहीं दोगे? बाबू हरगोपाल हामिद से उम्र में बड़े थे। हामिद 30 का था तो वो 40 के थे। हामिद उनकी इज्जत करता था, इसलिए कि उसके मरहूम बाप से बाबू साहब के बरासर थे। उसने फौरन सोडा मंगवा दिया और बड़ी लजाजत से कहा, देखिए मुझे मजबूर न कीजिएगा, आप जानते ही हैं कि मेरी बीवी बड़ी सख्त कीर है। मगर बाबू हरगोपाल के सामने उसकी कोई पेश न चली और उसे साथ देना ही पड़ा। जैसी कि उम्मीद थी, 4 पैक पीने के बाद बाबू हरगोपाल ने हामिद से कहा, लो भाई अब चले घूमने, मगर देखो कोई ऐसी टैक्सी पकड़ना जो जरा शानदार हो। प्राइवेट टैक्सी हो तो बहुत अच्छा है, मुझे इन मीटरों से नफरत है। हामिद ने प्राइवेट टैक्सी का बंदोबस्त कर दिया। नई फोर्ड थी, ड्राइवर भी बहुत अच्छा था। बाबू हरगोपाल बहुत खुश हुए। टैक्सी में बैठकर अपना चौड़ा बटुआ निकाला, खोल कर देखा, 100 के कई नोट थे और इत्मीनान का सांस लिया और अपने आप से कहा, काफी है। लो भाई ड्राइवर अब चलो। ड्राइवर ने अपने सर पर टोपी को तिरछा किया और पूछा, कहाँ सेठ? बाबू हरगोपाल हामिद से मुखातिब हुए, बोलो भाई तुम। हामिद ने कुछ देर सोचकर एक ठिकाना बताया। टैक्सी ने उतर कर रुख किया। थोड़ी ही देर के बाद मुंबई का सबसे बड़ा दलाल उनके साथ था। उसने मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ लड़कियां निकाल निकाल कर पेश की, मगर हामिद को कोई पसंद नहीं। वो नफासत पसंद था, सफाई का शहदा था। ये लड़कियां सुर्खी पाउडर के बावजूद उसको गंदी दिखाई दी। इसके अलावा उनके चेहरे पर कसबियत की मोहर थी। ये उसे बहुत गिरावनी मालूम होती थी। वो चाहता था कि औरत को कसबी होने पर भी औरत ही रहना चाहिए। अपने औरतपन को अपने पेशे के नीचे दबा नहीं देना चाहिए। इसके बरक्स बाबू हरगोपाल गलाजत पसंद था, लाखों में खेलता था। चाहता तो मुंबई का पूरा शहर साबुन पानी से धुलवा देता, मगर अपनी जाती सफाई का इसे कुछ ख्याल नहीं था। नहाता था तो बहुत ही थोड़े पानी से, कई कई दिन शेव नहीं करता था। गिलास चाहे मैला चिकट हो, उठाकर उसमें फर्स्ट क्लास विस्की उंडेल देता था। गलीज बेकारन को सीने के साथ चिमटा कर सो जाता था और कहता था, लुत्फ आ गया। क्या चीज थी? हामिद को हैरत हुई कि ये बाबू किस किस्म का इंसान है। ऊपर नहायत ही कीमती शेरवानी है, नीचे ऐसी बुनियान है कि उसको देखने से उबकाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। रुमाल पास है, लेकिन कुर्ते के दामन से नाक का बहता हुआ रील साफ कर रहा है। गलीज प्लेट में चाट खाकर खुश हो रहा है। तकिए के गिलाफ मैले होकर बदबू छोड़ रहे हैं, मगर उसे उनको बदलवाने का ख्याल तक नहीं आता। हामिद ने उसके मुतल्लिक बहुत गौर किया था, मगर किसी नतीजे पर न पहुंचा। उसने कई मर्तबा बाबू हरगोपाल से कहा, बाबू जी आपको गिलाजत से गिन क्यों नहीं आती? ये सुनकर बाबू हरगोपाल मुस्कुरा देते, क्यों नहीं आती? लेकिन तुम्हें तो हर जगह गिलाजत ही गिलाजत नजर आती है, अब इसका क्या इलाज है? हामिद खामोश हो जाता।
और दिल ही दिल में बाबू हर गोपाल की गलाजत किस्मती पर पड़ता रहता। टैक्सी देर तक इधर उधर आवारा घूमती रही। दलाल ने जब देखा कि हामिद इंतखाब के मामले में बहुत कड़ा है, तो उसने दिल में कुछ सोचा और ड्राइवर से कहा, शिवाजी पार्क की तरफ दबाओ। वो भी पसंद न आई तो कसम खुदा की बड़वागिरी छोड़ दूंगा। टैक्सी शिवाजी पार्क की एक बंगला नुमा बिल्डिंग के पास रुकी। दलाल ऊपर चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया और बाबू हरगोपाल और हामिद को अपने साथ ले गया। बड़ा साफ सुथरा कमरा था। फर्श की टाइलें चमक रही थीं। फर्नीचर पर गर्द का जर्रा तक नहीं था। उधर दीवार पर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर लटक रही थी। सामने गांधी जी की तस्वीर, सुभाष का फोटो भी था। मेज पर मरहट्टी की किताबें पड़ी थी। दलाल ने उनको बैठने के लिए कहा। दोनों सोफे पर बैठ गए। हामिद घर की सफाई से बहुत मुतासर हुआ। चीजें मुख्तसर थी मगर करीने से रखी गई थी। फिजा बड़ी संजीदा थी। इसमें कस्बियों का वो बेशर्म तीखापन नहीं था। हामिद बड़ी बेसब्री से लड़की की आमद का इंतजार करने लगा। दूसरे कमरे से एक मर्द नमूदार हुआ। उसने हौले हौले सरगोशियों में दलाल से बातें की। बाबू हरगोपाल और हामिद की तरफ देखा और कहा, अभी आती है, नहा रही थी, कपड़े पहन रही है। ये कहकर वो चला गया। हामिद ने गौर से कमरे की चीजें देखना शुरू की। मेज के पास कोने में बड़ी खूबसूरत रंगीन चटाई पड़ी थी। मेज पर किताबों के साथ 10-15 रिसाले थे। नीचे बड़े नाजुक चप्पल चमकीले फर्श पर पड़े थे, कुछ इस अंदाज से कि अभी अभी उनसे पांव निकल कर गए। सामने शीशों वाली अलमारी में कतार दर कतार किताबें थी। बाबू हरगोपाल ने फर्श पर जब अपनी सिगरेट का आखिरी हिस्सा अपनी गुरगाबी के नीचे दबाया तो हामिद को बहुत गुस्सा आया। सोच ही रहा था कि इसे उठाकर बाहर फेंक दे कि दूसरे कमरे के दरवाजे से उसके कानों में रेशमी सरसराहट पहुंची। उसने जाविया बदल कर देखा। एक गोरी चिट्टी लड़की बिल्कुल नए काष्ठे में मलबूस नंगे पैर आ रही थी। काष्ठे का पल्लू उसके सर से खिसका, सीधी मांग थी। जब करीब आकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो उसके चमकीले जोड़े में हामिद ने एक पत्ता उड़ता हुआ देखा। पत्ते का रंग सफेदी माइल था। मोटे जोड़े में जो बड़ी सफाई से किया गया था। यह पत्ता बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। हामिद ने प्रणाम का जवाब उठकर दिया। लड़की शर्माती ले जाती उनके पास कुर्सी पर बैठ गई। उसकी उम्र हामिद के अंदाजे के मुताबिक 17 वर्ष से ऊपर नहीं थी। कद में अन्ना, रंग गोरा, जिसमें हल्की हल्की प्याजी झलक थी। जिस तरह उसकी साड़ी नई थी, इसी तरह वो खुद नई मालूम होती थी। कुर्सी पर बैठकर उसने बड़ी बड़ी स्याह आंखें झुका ली। हामिद को ऐसा महसूस होने लगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद में सरायत कर रही है। लड़की बड़ी साफ सुथरी, बड़ी उजली थी। बाबू हरगोपाल ने हामिद से कुछ कहा तो वो चौंक पड़ा, जैसे उसको किसी ने झंझोड़ कर जगा दिया है। क्या कहा बाबू हरगोपाल? बाबू हरगोपाल ने कहा, बात करो भाई। फिर आवाज धीमी कर दी, मुझे तो कोई खास पसंद नहीं। हामिद कबाब हो गया। उसने लड़की की तरफ देखा। धुला हुआ शबाब उसके सामने बैठा था। निकली हुई बेदाग जवानी रेशम में लिपटी हुई उसकी नजरों के सामने थी, जिसको वो हासिल कर सकता था। एक रात के लिए नहीं, कई रातों के लिए, क्योंकि वो कीमत दिलवा करके अपनाई जा सकती थी। लेकिन हामिद ने जब ये सोचा तो उसे दुख हुआ कि ऐसा क्यों है। ये लड़की बिकाऊ माल हरगिज नहीं होनी चाहिए थी। फिर इसे ख्याल आया कि अगर ऐसा होता तो उसको हासिल कैसे करता। बाबू हरगोपाल ने बड़े भोंडे अंदाज में पूछा, क्या ख्याल है भाई? ख्याल? हामिद फिर चौंका। आपको तो पसंद नहीं, लेकिन मैं, वो कुछ कहते कैसे रुक गया। बाबू हरगोपाल बड़े दोस्त नवाज थे। उठे और दलाल से कारोबारी अंदाज में पूछा, भाई क्या देना पड़ेगा? दलाल ने जवाब दिया, छोकरी देख लीजिए, अभी ताजा ताजा धंधा शुरू किया है। बाबू हरगोपाल ने उसकी बात काटी, तुम उसे छोड़ो, मामले की बात करो। दलाल ने बीड़ी से लगाई और कहा, 100 रुपए होंगे। पूरा दिन रखिए या पूरी रात रखिए, 1 डेढ़ या कम नहीं। बाबू हरगोपाल हामिद से मुखातिब हुए, क्यों भाई? हामिद को बाबू हरगोपाल और दलाल की गुफ्तगू बहुत नागवार गुजर रही थी। उसको यूं महसूस होता था कि इस लड़की की तौहीन हो रही है। 100 रुपए में ये धड़कता हुआ शबाब, ये दहकती हुई जवानी।
उसको ये सुनकर बहुत कोफ्त हुई कि मरहट्टी हुस्न का जो ये नातन नमूना उसके सामने सांस ले रहा था, इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। मगर इस कोफ्त के साथ ही इस ख्याल ने उसके दिल में चुटकी ली कि 100 रुपए देकर आदमी इसको हासिल कर सकता है, एक दिन या एक रात के लिए। फिर उसने सोचा, सिर्फ एक दिन या एक रात के लिए? इसके साथ तो आदमी को अपनी सारी उम्र बिता देनी चाहिए, इसकी हस्ती में अपनी हस्ती मुद्गम कर देनी चाहिए। बाबू हरगोपाल ने फिर पूछा, क्यों भाई, क्या ख्याल है? हामिद अपना ख्याल जाहिर नहीं करना चाहता था। बाबू हरगोपाल मुस्कुराया, जेब से बटुआ निकाला और 100 का एक नोट दलाल को दे दिया। एक डेढ़िया कम न एक डेढ़िया ज्यादा। फिर वो हामिद से मुखातिब हुआ, चलो भाई, मामला तय हो गया। हामिद खामोश हो गया। दोनों नीचे उतरकर टैक्सी में बैठे। दलाल लड़की को लेकर आ गया। वो शर्माती लिजाती उनके साथ बैठ गई। होटल में एक कमरे का बंदोबस्त करके बाबू हरगोपाल अपने लिए कोई लड़की तलाश करने चला गया। लड़की पलंग पर आंखें झुकाए बैठी थी। हामिद का दिल धक धक कर रहा था। बाबू हरगोपाल विस्की की बोतल छोड़ गया था, आधी के करीब बाकी थी। हामिद ने सोडा मंगवाकर एक बहुत बड़ा पैग लगाया। इससे उसमें कुछ जुर्रत पैदा हुई। उसने लड़की के पास बैठकर पूछा, आपका नाम? लड़की ने निगाहें उठाकर जवाब दिया, लता मंगलांकर। बड़ी प्यारी आवाज थी। हामिद ने एक बड़ा पैग अपने अंदर उंडेला और लता के सुर से काशने का पल्लू हटाकर उसके चमकीले बालों पर हाथ फेरा। लता ने बड़ी बड़ी सियाह आंखें झपकाई। हामिद ने साड़ी का पल्लू बिल्कुल नीचे गिरा दिया। चुस्त चोरी के खुले गिरेबान से उसको लता के सीने के उबार की नन्ही सी झलकती हुई झलक दिखाई दी। हामिद का सारा वजूद थर्रा गया। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो चोली बनकर लता के साथ चिमट जाए, उसकी मीठी मीठी गर्मी महसूस करे और सो जाए। लता हिंदुस्तानी नहीं जानती थी। उसको मंगलाओं से आए सिर्फ 2 महीने हुए थे। मरहट्टी बोलती थी, बड़ी करख्त जुबान है, लेकिन उसके मुंह में वो ये बड़ी मुलायम होती थी। वो टूटी फूटी हिंदुस्तानी में हामिद की बातों का जवाब देती तो वो इससे कहता, नहीं, तुम मरहट्टी में बात करो, तुझे बहुत चांदनी लगती। लफ्ज चांदनी सुनकर लता हंस पड़ती और सही लफ्ज को बताती, लेकिन हामिद चे और से की दरमियानी आवाज पैदा न कर सकता था। इस पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते। हामिद उसकी बातें न समझता, लेकिन इस ना समझने में उसको लुत्फ आता था। कभी कभी वो उसके होंठ चूम लेता और इससे कहता, ये प्यारे प्यारे बोल जो तुम अपने मुंह से निकाल रही हो, मेरे मुंह में डाल दो, मैं इन्हें पीना चाहता हूँ। वो कुछ न समझती और हंस देती। हामिद इसे अपने सीने के साथ लगा लेता। लता की बाहें बड़ी सुडौल और गोरी गोरी थी। उन पर चोली की छोटी छोटी आस्तीनें फंसी हुई थी। हामिद ने उनको भी कई बार चूमा। लता का हर उज़्व हामिद को प्यारा लगता था। रात को 9 बजे जब हामिद ने लता को इसके घर छोड़ा तो अपने अंदर एक खला सा महसूस किया। उसके मुलायम जिस्म का लम्स जैसे एकदम छाल की तरह उतर कर उससे जुदा हो गया। सारी रात करवटें बदलता रहा। सुबह बाबू हरगोपाल आए। उन्होंने तखलिये में इससे पूछा, क्यों, कैसी रही? हामिद ने सिर्फ इतना कहा, ठीक थी। चलते हो फिर? नहीं, मुझे एक जरूरी काम है। बकवास ना करो, मैंने तुमसे आते ही कह दिया था कि ये 10 दिन तुम मेरे हो। हामिद ने बाबू हरगोपाल को यकीन दिलाया कि इसे वाकई बहुत जरूरी काम है। पुणे जा रहा है, वहां इसको एक आदमी से मिलकर अपना काम कराना है। बाबू हरगोपाल अंजाम कार मान गए और अकेले अय्याशी करने चले गए। हामिद ने टैक्सी ली, बैंक से रुपए निकलवाए और सीधा लता के यहाँ पहुंचा। वो अंदर नहा रही थी। कमरे में एक मर्द बैठा था, वही जिसने पहले दिन कहा था, अभी आती है। नहा रही थी, कपड़े बदल रही थी। हामिद ने उससे कुछ देर बातें की और 100 का एक नोट उसके हवाले कर दिया। लता आई, पहले से भी ज्यादा साफ सुथरी और निकली हुई। हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया। हामिद उठा और उस मर्द से मुखातिब हुआ, मैं चलता हूँ, तुम ले आओ इन्हें, वक्त पर छोड़ जाऊंगा। ये कहकर वो नीचे उतर गया। लता आई और हामिद के पास बैठ गई। उसका लम्स महसूस करके हामिद को बड़ी राहत हुई। वो उसको वहीं टैक्सी में अपने सीने के साथ भेज देता, मगर लता ने हाथ के इशारे से मना किया। शाम के 7:30 बजे तक वो उसके साथ रही। जब उसको घर छोड़ा तो ऐसा महसूस हुआ कि इसके दिल की राहत उससे जुदा हो गई। रात भर वो बेचैन रहा।
हामिद शादीशुदा था, छोटे छोटे दो बच्चों का बाप था। उसने सोचा कि वो सख्त हमाकत कर रहा है। अगर उसकी बीवी को पता चल गया तो आफत बर्पा हो जाएगी। एक बार सिलसिला हो गया ठीक है, मगर ये सिलसिला अब दराज होने की तरफ माइल था। उसने अहद कर लिया कि अब शिवाजी पार्क का रुख नहीं करेगा। मगर सुबह 10 बजे वो फिर लता के साथ होटल में लेटा था। 15 रोज तक हामिद बिला नागा लता के यहाँ जाता रहा। उसके बैंक अकाउंट से 2000 रुपए उड़ चुके थे। कारोबार अलग उसकी गैर मौजूदगी के पास नुकसान उठा रहा था। हामिद को उसका कामिल एहसास था, मगर लता उसके दिलो दिमाग पर बुरी तरह छा चुकी थी। लेकिन हामिद ने हिम्मत से काम लिया और एकदम ये सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इस दौरान में बाबू हरगोपाल अपनी मैली और गलीज अय्याशियां खत्म करके लाहौर वापस जा चुका था। हामिद ने खुद को जबरदस्ती अपने कारोबारी कामों में मसरूफ कर दिया और लता को भूलने की कोशिश की। 4 महीने गुजर गए। हामिद साबित कदम रहा, लेकिन एक दिन इत्तेफाक से उसका गुजर शिवाजी पार्क से हुआ। हामिद ने गैर इरादी तौर पर टैक्सी वाले से कहा, रोक लो इसे। टैक्सी रुकी। हामिद सोचने लगा, नहीं, ठीक नहीं। टैक्सी वाले से कहो चले। मगर दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला और ऊपर चला गया। लता आई तो हामिद ने देखा कि वो पहले से मोटी है, छातियां ज्यादा बड़ी हैं, चेहरे पर गोश्त बढ़ गया है। हामिद ने 100 रुपए दिए और उसको होटल ले गया। यहाँ उसको जब मालूम हुआ कि लता हमला है तो उसके औसान खता हो गए, सारा नशा हिरन हो गया। घबरा कर उसने पूछा, ये ये हमल किसका है? लता कुछ न समझी। हामिद ने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया तो उसने सर हिलाकर कहा, हमको मालूम नहीं। हामिद पसीना पसीना हो गया, तुम्हें बिल्कुल मालूम नहीं? लता ने सर हिलाया, नहीं। हामिद ने धूप निकल कर पूछा, कहीं मेरा तो नहीं? मालूम नहीं। हामिद ने मजीद इस्तफसार किया, बहुत सी बातें की तो उसे मालूम हुआ कि लता के लवाहकीन ने हमल गिरवाने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब न हुई। कोई दवा असर नहीं करती थी। एक दवा ने तो उसे बीमार कर दिया। चुनाचे 1 महीना वो बिस्तर पर पड़ी रही। हामिद ने बहुत सोचा। एक ही बात उसकी समझ में आई कि किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करे और बहुत जल्दी करे, क्योंकि बच्चे की खातिर लता को गांव भेजा जा रहा था। हामिद ने उसको घर छोड़ा और एक डॉक्टर के पास गया जो उसका दोस्त था। उसने हामिद से कहा, देखो ये मामला बड़ा खतरनाक है, जिंदगी और मौत का सवाल दरपेश होता है। हामिद ने उससे कहा, यहाँ मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, लुत्फ़ा यकीनन मेरा है। मैंने अच्छी तरह हिसाब लगाया है, इससे भी अच्छी तरह दरियाफ्त किया है। खुदा के लिए आप सोचिए मेरी पोजीशन क्या है। मेरी औलाद, मैं तो ये सोचते ही काम काम जाता हूँ। आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो सोचता सोचता पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर ने इसको दवा दे दी। हामिद ने लता को पहुंचा दी, मगर कोई असर ना हुआ। हामिद खुशखबरी सुनने के लिए बेकरार था, मगर लता ने उससे कहा कि इस पर पहले भी किसी दवा ने असर नहीं किया था। हामिद बड़ी मुश्किलों से एक और दवा लाया, मगर ये भी कारगर साबित न हुई। अब लता का पेट साफ नुमाया था। उसके लवाहकीन उसे गांव भेजना चाहते थे, लेकिन हामिद ने उनसे कहा, नहीं भाई, अभी ठहर जाओ, मैं कुछ और बंदोबस्त करता हूँ। बंदोबस्त कुछ भी ना हुआ। सोच सोच कर हामिद का दिमाग आजिज आ गया। क्या करे क्या ना करे, कुछ उसकी समझ में नहीं आता था। बाबू हर गोपाल पर 100 लानतें बेचता था। अपने आप को कोसता था कि क्यों उसने हिमाकत की। ये सोचता तो लर्ज जाता कि अगर लड़की पैदा हुई तो वो भी अपनी माँ की तरह पेशा करेगी। डूब मरने की बात। उसको लता से नफरत हो गई। उसका हुस्न उसके दिल में अब पहले से जज्बात पैदा न करता। गलती से उसका हाथ लता से छू जाता तो उसको ऐसा महसूस होता कि उसने अंगारों में हाथ झोंक दिया। उसको अब लता की कोई अदा पसंद नहीं थी। उसकी जबरदस्त ख्वाहिश थी कि वो इसका बच्चा जन्मने से पहले मर जाए। वो और मर्दों के पास भी जाती रही थी। क्या इसे हामिद ही का लुत्फा कबूल करना था? हामिद के जी में आई कि वो इसके सूजे हुए पेट में चूल्हा भोंक दे या कोई ऐसा हीला करे कि इसका बच्चा पेट ही में मर जाए। लता भी काफी फिक्रमंद थी। उसकी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि बच्चा हो। इसके अलावा इसको बहुत बोझ महसूस होता था। शुरू शुरू में तो उसको उल्टियों से ने निडाल कर दिया था। अब हर वक्त उसके पेट में ईंठन सी रहती थी, मगर हामिद समझता था कि वो फिक्रमंद नहीं है और कुछ नहीं
तो कमबख्त मेरी हालत देखकर ही तरस खाकर बच्चा कह कर दे। दवाएं छोड़कर टूने टोटके भी किए, मगर बच्चा इतना हठधर्म था कि अपनी जगह पर कायम रहा। थक हार कर हामिद ने लता को गांव जाने की इजाजत दे दी, लेकिन खुद वहां जाकर मकान देख आया। हिसाब के मुताबिक बच्चा अक्टूबर के पहले हफ्ते में पैदा होना था। हामिद ने सोच लिया था कि वो इसे किसी न किसी तरह मरवा डालेगा। चुनाचे इस गर्ज से उसने बम्बई के एक बहुत बड़े दादा से राह रस्म पैदा की। उसको खूब खिलाता पिलाता रहा। उस पर उसका काफी रुपया खर्च हुआ, मगर हामिद ने कोई ख्याल न किया। वक्त आया तो उसने अपनी सारी स्कीम दादा करीम को बता दी। 1,000 रुपए तय हुए। हामिद ने फौरन दे दिए। दादा करीम ने कहा, इतना छोटा बच्चा मुझसे नहीं मारा जाएगा, मैं लाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। वैसे ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा, इसकी तुम कुछ फिक्र न करो। हामिद मान गया। उसने सोचा कि वो बच्चे को गाड़ी की पटरी पर रख देगा, अपने आप कुचला जाएगा, या किसी और तरकीब से उसका खात्मा कर देगा। दादा करीम को साथ लेकर वो लता के गांव आ पहुंचा। दादा करीम ने पा लिया कि बच्चा 15 रोज हुए पैदा हो चुका है। हामिद के दिल में वो जज्बा पैदा हुआ जो अपने लड़के की पैदाइश पर उसको महसूस हुआ था, मगर उसने उसको वहीं दबा दिया और करीम से कहा, देखो, आज रात ये काम हो जाए। रात के 12 बजे एक उजाड़ जगह पर हामिद खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके दिलो दिमाग में एक अजीब तूफान बरपा था। वो खुद को बड़ी मुश्किलों से कातिल में तब्दील कर चुका था। वो पत्थर जो उसके सामने पड़ा था बच्चे का सर कुचलने के लिए काफी था। कई बार उसे उठाकर वो उसके वजन का अंदाजा कर चुका था। 12:30 हुए तो हामिद को कदमों की आवाज आई। हामिद का दिल इस जोर से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। दादा करीम अंधेरे में नमूदार हुआ। उसके हाथों में कपड़े की एक छोटी सी गठरी थी। पास आकर उसने हामिद के कांपते हुए हाथों में दे दी और कहा, मेरा काम खत्म हुआ, मैं चला। ये कहकर वो चला गया। हामिद बहुत बुरी तरह कांप रहा था। बच्चा कपड़े के अंदर हाथ पांव मार रहा था। हामिद ने उसे जमीन पर रख दिया। थोड़ी देर अपने लर्जे पर काबू पाने की कोशिश की। जब ये कुछ कम हुआ तो उसने वजनी पत्थर उठाया, टटोल का सर देखा। पत्थर जोर से पटकने ही लगा था कि उसने सोचा, बच्चे को एक नजर देख तो लूं। पत्थर एक तरफ रख कर उसने कांपते हुए हाथों से दिया सलाई निकाली और एक तीली सुलगाई। ये उसकी उंगलियों ही में जल गई। उसकी हिम्मत न पड़ी। कुछ देर सोचा, दिल मजबूत किया। दिया सलाई की तीली जलाई, कपड़ा हटाया। पहले सरसरी नजर से, फिर एकदम गौर से देखा। तीली बुझ गई। ये किसकी शक्ल थी? उसने कहीं देखी थी? कहाँ? कब? हामिद ने जल्दी जल्दी एक तीली जलाई और बच्चे के चेहरे को गौर से देखा। एकदम उसकी आंखों के सामने उस मर्द का चेहरा आ गया जिसके साथ लता शिवाजी पार्क में रहती थी। हद तेरी ऐसी की तैसी, हू बहू वही शक्ल, वही नाक नक्शा। हामिद ने बच्चे को वहीं छोड़ा और कह कहे लगाता चला गया।